हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको हिंदी के अंदर यदि आप अपना क्रिटिसिज़्म लेसन या फाइनल लेसन बनाना चाहते हैं, तो वो आप किस प्रकार से बनाएँगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, सेशन लिख देंगे और उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है, वो आपको लिखना है। इस प्रकार से आप इस पेज को आकर्षक बनाने का प्रयास करें। फिर उसके पश्चात जो हमने हमारा टॉपिक है वो है कैदी और कोकिला, जो कि कक्षा 9 का है। कक्षा 9 की हिंदी की किताब है क्षितिज भाग 1 और ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। उस पर हम अपनी जो पाठ योजना है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना जो है जो शामपट पूर्तियाँ है वो कर दी हैं, प्रकरण लिख दिया है, पद्य है। फिर यहाँ पर हमने विषय वस्तु सार लिखा है। ये पूरा विषय वस्तु सार है। जो हमने पद लिया है उस पद का क्या भाव है वो हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि ये कविता उस समय लिखी थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, गुलामी की जंजीरों में अटका हुआ था और चतुर्वेदी जी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना जाना पड़ा था और उन्होंने ये कविता जो है जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी इसमें उन्होंने वर्णन किया है। इस कविता में कवि जो है वो हमें जेल में मिल रही उस समय की यातनाओं के बारे में बता रहे हैं कि उसको कितनी जो है यातनाएं मिली और उनको जो है चोर और डाकुओं के साथ रखा गया। भरपेट भोजन नहीं मिला, ना वो रो सकते थे, ना वो चैन की नींद सो सकते थे। जेल में उन्हें बेड़ियों और हथकड़ी पहनाकर रखा गया, तो जिस तरह से वो चैन से लेट नहीं सकते थे। तो ऐसे में कवि चाहते हैं कि ये कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। तो ये हमारा विषय वस्तु सार हो गया। उसके पश्चात हमने मुख्य विचार लिखा है कि इस कविता में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की व्यथा को दर्शाया गया है। काले रंग को हमारे समाज में दुख का और अशांति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कवि ने हर चीज़ को काला बताया है। अंग्रेज़ों के व्यवहार को, उनके अत्याचारों को कवि ने पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। उसके बाद हमने यहाँ शब्दावली लिख दी है, जो कठिन शब्द आए हैं इसके अंदर पद्य में। उसके बाद हमने मुख्य तथ्य लिख दिया है। ठीक है, शिक्षण विधि और प्रविधि हमने बताई है। कक्षोपयोगी सहायक सामग्री क्या रहेगी वो बताई है। शिक्षण बिंदु क्या है, जो हमने पद लिया है उसका जो शुरू का पद है वो, और उसके पश्चात वो पद कहाँ ख़त्म होता है, बीच में हमने ये डैश 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 लिख दिया है। तो ये हमारा शिक्षण बिंदु है, यानी हमने पूरा पद लिया है। फिर उसके पश्चात अब हमारे शुरू होते हैं शिक्षण उद्देश्य। अब हम उद्देश्य लिखेंगे तो हमने 2 कॉलम बना दिए हैं। एक बनाया है शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा हमने बनाया है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक, जिसके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसा आप देख रहे हैं। फिर उसके पश्चात दूसरा उद्देश्य है अवबोध। अवबोध का हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख दिया है। तीसरा है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का भी हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख दिया है। फिर कौशल है हमारा 4th उद्देश्य। फिर उसके पश्चात हमने ये देखिए अभिरुचि और अभिवृत्ति, और इस तरह से लास्ट में हमने यहाँ पर उद्देश्य चूँकि हमारे कंप्लीट हो गए, हमने यहाँ पर ये लाइन लगा दी है। फिर उसके पश्चात हमने पूर्व ज्ञान लिखा है और ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ठीक है। फिर उसके पश्चात हमने उद्देश्य कथन लिख दिया है कि रसास्वादन करेंगे आज हम। फिर उसके पश्चात हमने 5 कॉलम बनाए हैं शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रिया का, विद्यार्थी क्रिया का, सहायक सामग्री का और शामपट सार का। सबसे पहले हमने पाठ का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें हम जो है बच्चों को जो पुस्तक है उसको खोलने का हम निर्देश देंगे। फिर हमने सस्वर वाचन जो है वो किया है, बच्चों से हम सस्वर अनुकरण वाचन करवाएंगे। ठीक है, ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। और शिक्षण बिंदु के अंदर आप जो हमने पहले लिखा था पिछले पृष्ठ में, उस प्रकार से आप शिक्षण बिंदु लिख लेंगे
और यहाँ विद्यार्थी जो है सस्वर कविता को खोलने का जब निर्देश देगा तो बच्चे उस कविता को खोल लेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। और यहाँ हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी का चित्र लगाया है और ये जो हमारी क्षितिज भाग 1 की कविता है उसका हमने चित्र लगा दिया है। ठीक है। क्योंकि शामपट सार में अभी इस समय कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। फिर उसके पश्चात हमारे कठिन शब्द हैं। ये कठिन शब्द हमने, ये देखिए ये शामपट सार है, ये हमने ब्लैक शीट के अंदर जो है आपको ये लिखना है और उसके ऊपर आपको जो सिल्वर कलर है उससे आप लिखेंगे। फिर हमने केंद्रीय भावबोध प्रश्न पूछे हैं। फिर उसके पश्चात हमने सौंदर्यानुभूति प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, ये सौंदर्यानुभूति प्रश्न है हमारे। उसके पश्चात अब हम मूल पद का क्या जो अर्थ है वो मूल पद का अर्थ हम यहाँ पर बताएंगे और जो ये मूल पद है वो क्या है उस मूल पद के बारे में हम बताएंगे कि मूल पद क्या है। ये मूल पद है, देखियो जैसा आप देख रहे हैं ये हमने यहाँ पर मूल पद लिखा है, यानी जिस मूल पद वो होता है जिसको हम कक्षा के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा मूल पद है। क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका है कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन भर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराशा कर चला रात भी काली, इस समय कालिका में जगी क्यों आली। ठीक है, इस तरह से हम वाचन कर लेंगे। उसके पश्चात ये हमारा जो भावार्थ है वो चल रहा है। उसके बाद हमने भावानुभूति प्रश्न किए हैं और उसके पश्चात हमारा संभावी पद है। संभावी पद भी जो हमारी मूल कविता है, मूल पद हमने लिया है, जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी की व्यथा को लिया है उसी प्रकार से एक संभावी पद आपको किसी भी कवि का या माखनलाल चतुर्वेदी जी जैसे कवि हैं मूल पद के, तो समान कवि भी आप ले सकते हैं और आपको उस कविता को जो है आपको यहाँ पर आपको बताना है। जैसे ये हमारा संभावी पद है। हमने कवि सूबेदार कृष्णदेव प्रसाद सिंह जी की कविता को ली है कि ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। फिर हमने यहाँ पर तुलनात्मक प्रश्न किए हैं। ये देखिए ये जो है हमारी जो संभावी पद है वो है। फिर हमने तुलनात्मक प्रश्न कर लिए हैं। तुलनात्मक प्रश्न जो है वो होंगे मूल पद और संभावी पद के बीच में और फिर उसके पश्चात पुनः सस्वर वाचन होगा। जो मूल पद है उसका हम सस्वर वाचन करेंगे, उसके पश्चात हम गृह कार्य दे देंगे। गद्य की तरह से उसमें इसके अंदर जो है मूल्यांकन प्रश्न नहीं होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।